स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्लास के अंदर, प्लीज यहाँ पे देखेंगे, हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर फिनिश कर रहे थे, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। काफी इंटरेस्टिंग और चैप्टर, अच्छा चैप्टर था। आज हम लोग फिनिश करेंगे। फिनिश करने के लिए सिर्फ मुझे एक ही चीज चाहिए, आप लोगों का रिस्पॉन्स हो जाए। तो चैप्टर का नाम क्या था स्टूडेंट? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बात इंडिकेट करा कि आप लोगों के कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस बच्चे 1990 में आए थे और इकोनॉमिक क्राइसिस के मैम कुछ रीजन थे। फर्स्ट रीजन, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट डीओपी, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन्फ्लेशन, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड यस ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। ये सारे मेरे पास रीजन थे, ये सारे मेरे पास रीजन थे किस चीज के? आंसर, ये आपके पास रीजन थे हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के। इसके इकोनॉमिक क्राइसिस के, इकोनॉमिक क्राइसिस से। सो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करी। सर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के आंसर दो तरह के मेजर थे, एक स्टेबलाइजेशन मेजर था और एक स्ट्रक्चरल मेजर था। सर, इस स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल मेजर के दो तरह के, तीन तरह के फीचर्स हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन। सर, लिबरलाइजेशन का मतलब था रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी प्राइवेट सेक्टर, और जैस्मिन जहां जहां से रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं वहां वहां आते हैं रिफॉर्म्स। क्या आते हैं? रिफॉर्म। जैस्मिन, फर्स्ट रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। तो मैंने अपनी क्लास के अंदर इन पांचों रिफॉर्म्स के बारे में और इनके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 4 रिफॉर्म्स पढ़ाए थे, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 4 रिफॉर्म्स पढ़ाए थे, टैक्स सेक्टर के अंदर 3 रिफॉर्म पढ़ाए थे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर 2-2 पढ़ाए थे। अराउंड अपनी 1.5 क्लास सिर्फ और सिर्फ इन रिफॉर्म्स को पढ़ाने में लगाया, दैट इज लिबरलाइजेशन, दैट्स इट। कैसी लिबरलाइजेशन जैस्मिन लास्ट क्लास से फिनिश हुआ था बेटा? दिव्यांश, जैसे लिबरलाइजेशन लास्ट क्लास में फिनिश हुआ था, फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर ही प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट दो चीजों से किया जाता है, या तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से या तो डिसइन्वेस्टमेंट। यादव, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या फिर क्या करना? डिसइन्वेस्ट। या तो गवर्नमेंट कंप्लीटली अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रही है, किसको जी? प्राइवेट सेक्टर को, या तो गवर्नमेंट अपने हिस्से का छोटा सा पार्ट दे रही है, किसको? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर ओनरशिप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिसइन्वेस्टमेंट। और साथ में मैंने ये भी बताया कि हर कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर दिया गया था, हर कंपनी को प्राइवेटाइज नहीं किया गया था। कुछ पीएसयूज ऐसे थे जिनको ऑटोनॉमी दी गई अपने डिसीजंस खुद लेने के, और फिर उन्होंने अपने आप को इंप्रूव भी किया और उनको फिर नाम दे दिया था नवरत्न। तो मेरे पास 9 नवरत्न था और 97 मिनी रत्न। मैंने कहा था उस दिन क्लास के लिए आजा फटाफट, तूने कहा कि 2 मिनट में आ रहा हूं। क्या डॉक्टर के पास चला गया था तू? अभी क्लास खत्म होने दे, साथ चलते। यस, और मैंने देखा था मदर के साथ जा रहा था, मदर के साथ जा रहा था। हाँ जी, यस प्लीज देखना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कंप्लीटली विद ओरली एंड विद इन रिटन पार्ट, हम दोनों ने लास्ट क्लास से फिनिश कर लिया था। आज मेरे चैप्टर का लास्ट पार्ट, हाँ जी, आज मेरे चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब था इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। आपको अच्छी तरह पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब बेटा, सबसे अच्छा समझ किसको आएगा? जिस बच्चे ने सच में सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा हो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या होती है। इनको पता हो लक्ष्य था कि इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर बाहर ताले लगा दिए थे कि कोई इंपोर्ट नहीं हो, कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा। अपनी कंट्री को क्लोज्ड इकोनॉमी भी बना लिया था 1950 से लेकर 1990 के बीच में, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बूम नहीं हो पाया।
जब तक सेकंड चैप्टर की बात नहीं पता कि हमारी कंट्री एक क्लोज इकोनॉमी बन चुकी थी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, तब तक ग्लोबलाइजेशन का मतलब कैसे समझाऊं? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है मिलाना, मेल मिलाप। तो क्या पहले मिलते नहीं थे? हाँ, नहीं मिलते थे, पता है इनको, सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो जो चीज आप लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर कवर करी हुई है, आपको पता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तब आप उसको बेटर कर पाओगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, यस, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद दी वर्ल्ड्स इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद दी वर्ल्ड्स इकोनॉमी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग दी, बोलना, इंटीग्रेटिंग दी नेशनल इकोनॉमी विद दी बाय द रिमूविंग ऑफ बैरियर्स ऑन, हाँ, बड़े बैरियर्स लगाए थे ना, इंपोर्ट सब्सिडी पॉलिसी, टैरिफ, कोटा लगाया था ना, हटाओ, हटा दो, हाँ, उसी को क्या बोलते हैं जी? ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यस, क्या बोलते हैं उसे? ग्लोबलाइजेशन। तो क्या ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम? यस सर, मैं लास्ट टाइम से बच्चों को बताया था, प्राइवेटाइजेशन प्लस लिबरलाइजेशन इज इक्वल्स टू ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि तू पता क्या कर रहा है, सुन क्या कर रहा है, एक तो गवर्नमेंट का रोल कम कर रहा है, मतलब किसका रोल बढ़ा रहा है, और सेकंड टाइम पे तू बोल भी कह रहा है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन से तेरी कंट्री के अंदर का नहीं होगा, बाहर के लोग भी जो प्राइवेट है वो भी तो आएंगे तेरी कंट्री के अंदर। फिर अगर गवर्नमेंट की रिसेशन रहती तो बाहर के लोग आते, बाहर गुड्स आते। तूने गवर्नमेंट के रोल को क्या कर दिया और किसके रोल को बढ़ा दिया? गवर्नमेंट के रोल को कम करना मतलब लिबरलाइजेशन, किसके रोल को बढ़ाना मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन तभी तो क्या हो पाएगी। हाँ, पहले ग्लोबलाइजेशन हो सकता भी नहीं था पहले, क्योंकि आप आज भी ये बच्चे तो मुझसे बिजनेस ही पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो उनको पता है, आज भी आपके रिलेशन किसी और कंट्री के साथ कैसे हैं, आप क्या इंपोर्ट कराते हो और क्या एक्सपोर्ट करते हो, ये हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट का रोल है इसमें। पहले ग्लोबलाइजेशन आ सकता भी नहीं था, पहले गवर्नमेंट का रोल कम किया, प्राइवेट रोल को बढ़ाया, और जैसे ही प्राइवेट रोल को बढ़ाया, बाहर के लोग कहते हैं हाँ भाई इंडिया तेरे लिए हम भी तो प्राइवेट हैं, तो हम भी आ सकते हैं, मतलब कह रहा हाँ तुम भी आ सकते हो, सही है तुम्हारे लिए भी आ जाओ। तो सही बात है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन प्लस लिबरलाइजेशन इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन। और यहां ये बात इंडिकेट भी कर रहे हैं, क्या बोल रही है, बोलिए जैस्मिन? ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड द मीन इंटीग्रेट। क्या इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप, मिलाना, इज टू इंटीग्रेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद दी, इंटीग्रेट हो जाएगी ना, सही रहेगा। एग्जैक्टली जिनका पेट बड़ा होता है ना उनको भूख कम लगती है, इससे कंपैरिजन में जिनका पेट खाली होता है उनके पेट खाली है, हमको अपने साथ मिला लो, क्योंकि आपके जेब में जो रिसोर्स होंगे वो तुमने तो यूज करने नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पेट तो, एक कंट्री की बात कर रहा हूं, एक कंट्री जो है डेफिसिट, एक कंट्री जो है सरप्लस, जब ये इंटीग्रेट होंगी सरप्लस कंट्री में कुछ नहीं जाएगा, फायदा होगा डेफिसिट का। यही बात सरप्लस कंट्री को पसंद नहीं थी, तू हमसे बड़ा कैसे हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट भी बताऊंगा, बट अभी तो अच्छी बात है भाई, मिलो, मेल मिलाप, इंटीग्रेशन, ज्ञान, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद दी, हाउएवर इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं इंटीग्रेट करना। हाउएवर आ गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज एन आउटकम ऑफ दिस सेट ऑफ वेरियस पॉलिसी that aim to transfer the world towards the greater interdependence। सर आप कह रहे हो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आ जाए सारी कंट्री ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड का पार्ट बन जाए। ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट बनने का मतलब हो गया कि हर कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए राजी है, कह रही हाँ हम आपके ऊपर डिपेंडेंट, ना आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। हाँ बट एक बात सही है, क्या बन जाएगा? इन शॉर्ट भाई जी, इन शॉर्ट ग्लोबलाइजेशन एम्स टू क्रिएट भाई एग्जैक्ट मीनिंग ग्लोबलाइजेशन का ये रहा, एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, कोई बॉर्डर नहीं है। कराओ क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां आया था ना क्या बॉर्डर, वहां पता लग जाता है बॉर्डर की इस तरफ अलग है और उस तरफ वहां रूल्स रेगुलेशन है, यहां रूल्स रेगुलेशन, यहां बैरियर्स आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, तब कोई बॉर्डर ही नहीं होगा तो कोई, तो बैरियर हटाना, बैरियर सारे एक बन जाना सारे, तो क्या करेंगे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं क्या? ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं?
ग्लोबलाइजेशन मैं तुझे साहिल कैसे बताऊं कि आज 2022 तक भी मैक्सिमम लोग हमारे इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयड हैं। हमारी कंट्री की इकोनॉमी इस ग्लोबलाइजेशन के से इतनी इंप्रूव हुई है, और अभी जब तक होगी तब तक कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी ना आ जाए। मुझे ऐसा लगता है आर्यन, ग्लोबलाइजेशन का असली इफेक्ट अभी आया ही नहीं है, अभी नहीं आया, अभी आएगा। इतना बड़ा इफेक्ट चल रहा है, 1990 में शुरू हुआ था। तो इसका मतलब आप लोग तो वो प्रूफ हो ना कि जिसके सामने ग्लोबलाइजेशन का अभी इफेक्ट शुरू हुआ है। आपके सामने मैक्सिमम एमएनसीज हैं मार्केट में इस वक्त, मैक्सिमम एमएनसी बाहर से आई हुई है भाई, इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है। और इनके सामने हम लोग लगाते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आज हम प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में। कितने लोगों की इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी, हमारी कंट्री के जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। हाँ भाई, तो हर एक चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी, और उसके ग्लोबलाइजेशन के भी बढ़ा दूंगा, ग्लोबलाइजेशन के भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट इंडिकेट कर दूंगा देखो मैं। बट अभी तो अच्छी बात पढ़ रहे हैं जी, ग्लोबलाइजेशन किस कारण पढ़ रहे हैं? तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बताओ मुझे एक बार प्लीज, फटाफट जल्दी से। इंडिकेटिंग दी डोमेस्टिक इकोनॉमी विद दी सारे बैरियर्स को, और क्या बढ़ा देना, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, क्या बढ़ा देना, और सारे बैरियर्स हट जाएंगे। कौन से बैरियर है, चीख के बोलो, ट्रेड बैरियर्स। कौन से बैरियर्स? ट्रेड बैरियर्स की वजह से एक और बैरियर लग जाते थे, कल्चरल बैरियर्स। कौन से? हट गए, हट गए, हट गए। इंडिया किसका पार्ट बन गया? ग्लोबलाइजेशन किसका पार्ट बन गया? ग्लोबलाइज वर्ल्ड का। किसका? ग्लोबलाइज वर्ल्ड। डंडा ले आना जरा, बोलना कि डंडा, इनको बस आवाज बोल दो, इनको यहीं से बोल। इंडिया किसका पार्ट बन गया बच्चे? किसका पार्ट बन गया? इधर आके यहाँ खड़े हो, जल्दी यहाँ खड़े हो भाई, जल्दी यहाँ पर। यस, इंडिया का किसका पार्ट बन गया बच्चे? ग्लोबलाइज वर्ल्ड का। किसका पार्ट बन गया? ग्लोबलाइज। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ग्लोबलाइजेशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए, यहाँ खड़े हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए? इंडिया के अंदर क्या 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 है इकोनॉमिक चेंजेस? खड़ा होना है, खड़ा होना है, यहाँ पे खड़ो, यहाँ पर। हाँ जी, इंडिया के अंदर क्या है इकोनॉमिक चेंजेस? और मेरे लिए पैर नीचे कर। हाँ जी, बस बस चुप चुप। और मेरे लिए जानवी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट क्या है। शुरू कब हुआ था ग्लोबलाइजेशन? शुरू कब हुआ था? 19। अब अच्छे से इफेक्ट समझियो, क्योंकि पक्का पूछूंगा पेपर में ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट है, आपसे पूछूंगा, टॉपिक खत्म होती जैसे फिनिश करूंगा ना, फिर आपसे पूछूंगा। आपने नहीं बताया ना, फिर देखना जरा। फर्स्ट, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो क्या आई है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, क्या किसकी लिस्ट बनाई? और हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। हमारी कंट्री के अंदर किस तरह की इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, किस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, हमने उससे क्या बना ली? लिस्ट। क्या बना ली? क्या बना ली? इन विच, और उस लिस्ट में जो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो है, हाँ भाई बाहर के लोगों, हाँ भाई बाहर के लोगों, अगर तुम आना चाहते हो इन लिस्ट में लिखी गई इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया के अंदर आ जाओ। अगर आना चाहते हो तो ऑटोमेटिक परमिशन। पहला इफेक्ट इसका ग्लोबलाइजेशन का। किसका? किसके ऊपर? इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। किसके ऊपर? इंडियन। बोलो बोलो, विल इन विच ऑटोमेटिक विल बी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आ जाओ, क्या कर लो, इन इंडस्ट्रीज में आ जाओ, क्या कर लो। और आप कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हो? अप टू 51%। पहला चेंज। आ रहे देखा, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट खत्म कर रहा हूं बस। पहला चेंज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का पहला चेंज, बहुत बढ़िया सर, एफडीआई अप टू 51% फॉर द मोस्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। दूसरा चेंज मैम, दूसरा चेंज,
इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आप बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हो, अगर आप बाहर से क्या लेके आना चाहते हो इंडिया के अंदर, आ जाओ ले आओ ले आओ ले आओ, हम तो चाहते ही हैं हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, आओ आओ ले आओ। ऑटोमेटिक परमिशन इज रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू द सम ऑफ ₹1 करोड़। नो परमिशन इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग अ फॉरेन टेक्नीशियंस। अगर इंडिया चाहती है कि मैं बाहर से क्या हायर कर लूं फॉरेन, उसके लिए पहले क्या लेनी पड़ती थी। अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब से इंडिया आया है, तब से इंडिया को उस मैकेनिक कह रहा हूं यार, टेक्नीशियन को, फॉरेन टेक्नीशियन को यहां बुलाने के लिए कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट। दूसरा चेंज इंडिया की इकोनॉमी में, ग्लोबलाइजेशन। दो चेंज पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे चेंज बहुत इजी, सबसे मुश्किल ये दो चेंज से समझाना। अब बच्चा कह रहा है सर क्या है इसमें, क्या मुश्किल है, बस तो ये अगर आसान लग रहा है तो बाकी आसान है। पहला चेंज क्या था सर, हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज की हमने क्या बना ली लिस्ट, और उनको बोला कि 51% इन्वेस्ट कर दो, आ जाओ। एफडीआई 51% अलाउड है इन इंडस्ट्रीज में, आ जाओ। अगर आप लोग कोई कहां से क्या लेके आना, फॉरेन टेक्नोलॉजी क्या लेके आना चाहते हैं, आप किसी से कोई एक, और फॉरेन टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम से कम हाँ कितनी होनी चाहिए, कितनी है अगर, तो आपको इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत, आ जाओ ले आओ टेक्नोलॉजी। और हाँ, टेक्नोलॉजी लाने के बाद अगर उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको आगे फर्दर चलाने के लिए अगर आप लोगों को बाहर से टेक्नीशियन भी चाहिए तो वो भी ले आओ, उसके लिए भी कोई परमिशन। यादव ये दो सबसे इंपॉर्टेंट थे। यादव तीसरी इफेक्ट देख, तीसरा किसका, ग्लोबलाइजेशन का तीसरा इफेक्ट देख यादव। यादव इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ रूपी को क्या कर दिया, ज्यादा हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ना ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट क्या होते थे कम। 1990 से पहले यादव इंडियन करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की टर्म्स में कितनी होगी वो डिसाइड गवर्नमेंट करती थी, और 1990 के बाद यादव जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं, तब से विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है यादव 1990 के बाद से। और 1990 में यादव जानबूझ के गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या करी, कम, और हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू क्या करी, जिसकी वजह से यादव हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, फॉरेन करेंसी की वैल्यू, यादव उनके लिए हमारे गुड्स सस्ते, क्या यादव वो हमारी कंट्री के गुड्स ज्यादा, यादव इसका मतलब हमारी कंट्री से क्या बढ़ेगा, और यादव हमारे पास भर भर कर क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक यादव बोलियो, इन ऑर्डर टू मेक अ इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ रूपी वॉज बाय, जिसकी वजह से क्या बढ़ा और क्या कम हुआ, और हमारा क्या बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज। तीन चेंज आ चुके हैं भाई इंडियन इकोनॉमी में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से तीन चेंज आ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में। चौथा चेंज यादव, बजट आया था 92 to 93 में, मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के 2 साल में क्या आया, बजट तो हर साल आता है, पर जो 92 93 का जो बजट आया था ना यादव, पता उसमें क्या हुआ था, इंडियन करेंसी को पार्शली कन्वर्टेबल बना दिया। सर ये क्या होता है, इंडियन करेंसी INR रुपीस कन्वर्ट होगा किसी और करेंसी में, किसी और, वो कन्वर्ट किसी और करेंसी में सिर्फ तभी होगा जब आप उस कंट्री से आपको कोई लेना देना होगा। जब तेरा किसी एक कंट्री से कोई लेना देना है ही नहीं तो तुझे उस कंट्री करेंसी चाहिए क्यों, और उनको तेरी करेंसी क्यों चाहिए, पागल हो। सबके पास सबकी इच्छा होती है हर कंट्री की, उसके भर भर कर क्या हो जी, फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज उसके पास वो हो जिससे कोई लेना देना हो, जिससे हम लोग गुड्स इंपोर्ट करवाते हो, या फिर यूएस हो, क्योंकि उसका जो करेंसी है वो स्टैंडर्ड करेंसी पूरे वर्ल्ड की, उसके बदले में कोई सी भी करेंसी आ जाएगी, या तो फिर वो मैं क्या करूंगा, पाकिस्तानी रूपी रख के अपने पास। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाना तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, वो बढ़ने भी चाहिए, बट हमने क्या करा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए हमने अपने खुद की करेंसी की वैल्यू क्या कर दी जी, कम। और सुनो ध्यान से, हेलो सुनो, इसका मतलब मैम उस टाइम पर हमने अपने कंट्री के बाहर ताले लगाए हुए थे, अब पॉइंट पे आ रहा हूं, ताले लगाए हुए थे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे हम, मतलब हमारा किसी कंट्री से खास कोई लेना देना, तो हमको भी कोई खास किसी और कंट्री करेंसी भी नहीं चाहिए। सुनते रहो फिर,
अब लेन देन बढ़ गया भाई, क्या बढ़ गया? अब लेन देन बढ़ गया। अब हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट बने, क्या बन गए? अब तूने अगर उस कंट्री से क्या करवाना है, इंपोर्ट, तो तुझे उस कंट्री करेंसी चाहिए, क्या चाहिए? अरे तू उस कंट्री करेंसी तब लेगा ना जब इंडियन करेंसी उसके अंदर कन्वर्ट होती होगी। उस करेंसी और इंडियन करेंसी की आपस में क्या वैल्यू है, ये बात कभी डिसाइड ही नहीं हुई। ओ, इसका मतलब इंडियन करेंसी पहले कन्वर्टेबल थी ही नहीं, क्योंकि किसी और कंट्री से कोई लेन देना था ही नहीं। जब लेन देन बढ़ा तो इंडियन करेंसी को कन्वर्टेबल बनाया गया। कब बनाया गया? 92-93 के बजट में पहले पार्शली कन्वर्टेबल बनाया गया, और जो 93-94 का बजट आया था उसमें फुली कन्वर्टेबल बना दिया। अब तो इंडियन करेंसी लेकर जा कन्वर्टर्स के पास, और इस करेंसी को दुनिया की किसी भी कंट्री करेंसी में क्या करवा ले, कन्वर्ट, क्योंकि आज के टाइम पर इंडियन करेंसी क्या है, फुली कन्वर्टेबल। सर क्या जरूरत पड़ गई कन्वर्ट करवाने की? अरे कन्वर्ट नहीं होगी तो फिर कैसा होगा, इंपोर्टेंट। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही नहीं है तो मैं बार बार चीख चीख के क्यों बोल रहा हूं कि इंडिया के अंदर क्या आ गया, ग्लोबलाइज, तो क्या मतलब हुआ फिर इसका? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन आई तभी तो करेंसीज को क्या करवा रहे हो, कन्वर्टेबल। तो 92-93 में हुई पार्शियल कन्वर्टेबल, क्या हुई? और 93-94 में फुली कन्वर्ट। भाई हेलो यादव, चौथा इफेक्ट भाई यादव, एक बार इनको रिवाइज करवा दे। फर्स्ट इफेक्ट, हाँ देखो बोल रहे, हाँ फर्स्ट इफेक्ट 51% एफडीआई मिले, क्या मिले? 51%, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट? दूसरी बोल दे। फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवाने में आप तो लिमिट ऑफ, वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ परमिशन। यस, एंड फॉरेन टेक्नीशियन उसके लिए भी कोई परमिशन की जरूरत। तीसरा बोल दो, devaluation of Indian rupees by the 20% to increase the export and increase the foreign exchange reserves। चौथा जी 1992-3 में पार्शली कन्वर्टेबल बनाया गया किसको, इंडियन करेंसी को, और नेक्स्ट ईयर में फुली कन्वर्टेबल। क्या हुआ तू बता, क्या हुआ? चौधरी बन रहा था? हाँ जी, यस 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 यस। लास्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जी, अ फ्यू 5-year एक्सपोर्ट, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इसको कहते हैं एग्जिम पॉलिसी। क्या कहते हैं इसे? एग्जिम, मतलब एक्सपोर्ट एंड एग्जिम पॉलिसी 92-97 के लिए आई, 5 साल के लिए आई, अनाउंस बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द, बनाओ रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या बनाओ, ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। और इस पॉलिसी ने रिमूव कर दिए सारी एंड कंट्रोल ऑन दी हाई रिस्ट्रिक्शंस। अब इंडिया भी किसका पार्ट बन गया, ग्लोबलाइज वर्ल्ड का। किसका? ग्लोबलाइज। आपसे पक्का मैं या फिर आपकी स्कूल की टीचर आपसे पक्का ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। और अगर, वैसे तो मुझे तो आंसर यही चाहिए क्योंकि स्पेसिफाइड यही है, बट अगर बाई चांस कुछ नालायक बच्चे अगर भूल भी जाएं कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आया, तो अगर आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता है, इंडिया की इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से मिलाने का मतलब पता है, फॉरेन एक्सचेंज आएगा ये मतलब पता है, बाहर की टेक्नोलॉजी आएगी ये पता है, तो आप अपने आंसर्स खुद बनाकर भी लिख सकते हैं इजीली, बट वो तब जब आप यहाँ नहीं पढ़ते हो, आपको बुक नहीं पढ़ी हो आपने। मतलब कि सही बताऊं, आज ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड एक जनरल वर्ड है, और आप किसी से भी, कोई साइंस साइड के भी होंगे, उनसे पूछो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग तो वो आपको बता देंगे। आप उनसे पूछो क्या क्या इफेक्ट आए होंगे ग्लोबलाइजेशन के, वो भी बता देंगे। आप जनरल बात है जो आपको बता रहा हूँ, बट हाँ आप लोग सीख रहे हैं तो आपको पूरा प्रिसाइज बताना पड़ता है कि भाई एफडीआई 51% इस सेक्टर में, नो परमिशन फॉर टेक्निकल, हाँ जी 92-93 के बजट में पार्शली कन्वर्टेबल, और उसके फुल। तो कोई अगर कोई समझदार बच्चा हो ना, तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो एजुकेशन में, तो बोलेगा भाई कन्वर्टेबल तो करना ही था, बिना कन्वर्टेबल करे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था। तो ये बातें उनको पार्शली कन्वर्ट करना,
तो ना यादव थोड़ा जब मैच्योर हो जाएगा ना तो ये बातें तेरे को ऑटोमेटिकली पता होंगी। अच्छा तो तू पढ़ रहा है 12th में, तो Rachit, in order to bring the Indian economy within the ambit of the global competition, the government has modified the customer duty constable to the extent of, पहले हमारे यहाँ कस्टमर ड्यूटी कितनी थी 250%। अगर बाहर से कोई 100 रुपए की चीज मंगाएंगे तो हमें 350 तो देने ही है उसके ऊपर पहले ही, वो टैक्स है 100 की चीज के ऊपर। तो 1 लाख की गाड़ी मंगवा ली तो आपने 2.5-3-3.5 लाख रुपए देने देने हैं उस पर। तो 250% से कस्टम ड्यूटी को कम कर कर कुछ चीजों के लिए कितना कर दिया 10%। भाई क्या करें, अब पार्ट बना था, तुमने साइन किए WTO में इंडिया ने, क्या हम करेंगे ट्रेडिंग, अब हम सारे मिले क्या करेंगे, और ट्रेडिंग करवा रहे हैं ना तो जो उनकी कंट्री में रूल्स और रेगुलेशन आपकी कंट्री के अंदर ही होना चाहिए। हाँ ट्रेड करवाते वक्त अपनी कंट्री का तो कोई मंगवाएगा तो 250% लगा दोगे, तो वो कम करने पड़ेंगे, तभी फिर वो अपनी कंट्री से तो तुम्हें बेचेंगे तो कम करेंगे। फायदा चाहिए तो फायदा देना ही पड़ेगा भाई। तो जैस्मिन ये मेरे पास इफेक्ट्स आए, किसके इफेक्ट बेटा, ग्लोबलाइजेशन के, किसके इफेक्ट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जैस्मिन इसमें ऊपर जो भी मैंने पढ़ाया देखो, कुछ पॉइंट्स फेवर में थे ग्लोबलाइजेशन के और कुछ अगेंस्ट थे। जैसे फेवर में पढ़ ले, ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, अब इंडिया के लिए मार्केट सिर्फ इंडिया नहीं रहेगी, पूरा वर्ल्ड बन गया मार्केट। सोच, अब सोच बेचने वाले जब लोग, खरीदने वाले जब लोग ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं मार्केट का क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। तो हर प्रोड्यूसर के लिए मार्केट अब बड़ी होगी, तो अच्छा फायदा, हाँ फायदा, वेरी गुड। एडवांस ग्लोबलाइजेशन हुई है तो बाहर के लोग आए, नई नई चीज सिखाई हमको, ठीक है। तीसरा फायदा, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल। क्योंकि ज्यादातर पता क्या होता जैस्मिन, ग्लोबल आज भी ये होता जैस्मिन, बाहर के लोग जब कभी भी इंडिया के अंदर आना चाहते हैं ना तो जानबूझ इंडिया के अंदर आके उन कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी उनसे मिलेंगे ना, आधा प्रोसेस तो ऑलरेडी हुआ होगा, नाम बना होगा, गवर्नमेंट सारी परमिशन दी होंगी, इतने सालों से वो काम कर ही रही है। तो जो लोग इंडिया में काम इन सालों से कर रहे हैं ना तो वो इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से जानते हैं। कोई नया आएगा ना वो नई चीज सेटअप करेगा, उसको है। ज्यादातर लोग ना बाहर के जब आते हैं ना तो एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनीज के साथ मिल जाते हैं, इससे उन कंपनीज इंडस्ट्रीज का बहुत क्या होता है, यस यस यार फायदा हुआ। फेवर में बता रहा था जैस्मिन ये फेवर में बता रहा था मैं। तो जैस्मिन अगेंस्ट बात करें, इस भी कुछ होगा यार, नेगेटिव पॉइंट भी होगा कुछ। जैस्मिन देख बेटा, बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्यूर मोर टू दी, ये बात तो जनरल ट्रूथ है, जिसके पैसा ज्यादा होगा पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। आइडिया सबके पास है बट पैसे से ही पैसा आता है, जिसके पास ज्यादा पैसा आएगा भी ज्यादा। तो भाई ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सारी कंट्रीज आपस में डेवलपिंग भी और डेवलप, तो ज्यादा फायदा तो किसका होगा, डेवलप का। यस है, तो इंडिया को देखा जाए है तो नुकसान ही फिर। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस दी वेलफेयर की भलाई नहीं देखते, हम देखते हैं कहां से क्या आएगा। एंड आइडेंटिफाई ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू दी पुअर कंट्रीज, कह रहा उनके बारे में ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। का मतलब है मेल मिलाप, तेरे पास कमी है तू ले, तेरे पास नहीं है मुझे दे। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड का मतलब है लेना देना, लेन देन होगा तो लेन देन लायक होगा, अगर कोई लेन देन लायक नहीं है सॉरी ग्लोबलाइजेशन में उसकी कोई जगह नहीं है। तो कहां गया वेलफेयर, नहीं देखा गया, पुअर लोग नहीं देखे गए, कहां है बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी, नहीं देखा गया, और कर दिया ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर, बुरी बात, नेगेटिव पॉइंट। एंड विहान लास्ट नेगेटिव पॉइंट, द मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द नेशंस। फिर आपने जब खुद बताया कि कुछ कंट्रीज और डेवलप हो रहे हैं, रिच और रिच हो रहे हैं, पुअर और पुअर हो रहे हैं, तो कंट्रीज में डिस्पैरिटीज क्रिएट हो गई, डिफरेंसेस आ गए, इनइक्वालिटीज आ गई। तो कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटीज आना, डेवलप कंट्री को फायदा ज्यादा होना, ये सारे मेरे पास क्या लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स किसकी जी, ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन के 3 चीजें याद रखियो जी, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, एंड यस ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ग्लोबलाइजेशन इतना ही है, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से 2 इंपॉर्टेंट काम करने पड़े। एक तो इंडिया को हाँ करनी पड़ी आउटसोर्सिंग की, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है भाई। इंडिया ने खुद सारे बैरियर्स हटा दिए, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, तो अब इंडिया किसका पार्ट बन चुका है, ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया बाहर से
आएंगे उनको मना तो नहीं कर सकता, तो क्या करना शुरू हो गए बाहर के लोग, ज्यादा बाहर के लोगों के लिए जो चीजें पहले वो खुद करते थे, उन्होंने ये बात रियलाइज करी कि जो चीजें वो पहले खुद करते थे, अगर वो किस इंडिया से करवाते हैं तो उनका खर्चा कम होगा। इसको कहते हैं यादव नॉन कोर एक्टिविटीज। क्या कहते हैं? तो यादव जो एक्टिविटीज पहले वो खुद करते थे, आज वो एक्टिविटीज उनके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एक्टिविटीज आज वो इंडिया से करवाते हैं, क्योंकि इंडिया में वेजेस, लोगों की सैलरीज बहुत कम है ना, वैसे वर्किंग लोग मिल जाते हैं भाई, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर इतनी है। हमारे कंट्री के अंदर जब ग्लोबलाइज वर्ल्ड के बेसिस पर, मैं तो भाई 1990 में तो बॉर्न हुआ था, तो मतलब ज्यादा तो नहीं, बट 97 98 की दुनिया तो मुझे याद है, मुझे पता है भाई कैसे चेंजेस आए हैं ग्लोबलाइज वर्ल्ड पे। ये बात करें 2007-8 की, ये तो मैं तब, मैं 10th में 12th में, जिस चीज की, तो मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं, जानता हूं, अपने सामने देखे भी हैं चेंजेस को। तो यादव, तो मैंने क्या देखा, देखो यादव, हम 12th अभी क्लियर करी थी हमने, 11th और 12th क्लियर करी थी यादव, पहली बार नाम सुना कॉल सेंटर। कॉल सेंटर का सिर्फ एक ही मतलब सुना यादव, पता क्या? रात को काम करना होता है। वैसे हम खुश, क्योंकि हमारे टाइम पर, अभी तो बहुत कम हो गया, बट हमारे टाइम पे यादव 10th का 2 महीने का ऑफ हो, 12th के बाद हमारा ऑफ हो, 12th के बाद ऑफ होता नहीं, 1-1.5 महीने का होता है, बट तब भी हम वहाँ पे तब ना उस टाइम पे पीरियड के लिए कुछ जॉब कर लेंगे, कोई पार्ट करेंगे। और हमारी क्लास के, हम स्कूल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी थे जी पार्ट टाइम। तो हमारे सामने तो पहली बार आया कि भाई कॉल सेंटर चलते हैं, भाई गुड़गांव है, वहां जाना है, तो वहां पराठे मिलते हैं, पराठे भी खाएंगे, करते रहेंगे भाई, और पैसे कितने ज्यादा, 8,000, 10,000, मैक्सिमम 12,000, थोड़ी और बेटर है 12,000। और 12th का बच्चा 12,000 मिल रहा है सैलरी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई, सारे बच्चे अपने आप को हीरो बनना शुरू हो गए, इंडिपेंडेंट। कंट्री के अंदर क्या खुल गए हैं? कॉल सेंटर। और इतना ज्यादा फास्ट मूव पे चले ये काम यादव, कि जो चीज जल्दी होती है ना, वो बदनाम में जल्दी रहती है, इस पर नेगेटिविटी आना शुरू हो गई, मूवीज बनना शुरू हो गई कॉल सेंटर्स के ऊपर भाई, इतनी सारी चीजें होना शुरू होगी कॉल सेंटर से रिलेटेड यार। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये मैंने देखा है ये टाइम, और ये मेन क्या है कि वो बाहर के लोग, प्रोसेस अपना करना था, करवा कहां पर है वो प्रोसेस? वो इंडिया में। मतलब एप्पल बिग बाहर रहा है, एप्पल बिग बाहर रहा है, खरीदने वाला भी बाहर का ही है, पर खरीदने वाले को दिक्कत है तो उसका कस्टमर केयर सेंटर इंडिया में, और अब कस्टमर सेंटर इंडिया में, वो तो फोन सुबह करेगा अपने घर के अकॉर्डिंग, तो वहां आ रही है सुबह, यहाँ पे क्या हो रही है, और हमको लगता था काम कब करना है जी, रात को, ये तो बेटर है हमारे लिए, सुबह सो। अरे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे कि आज की जनरेशन नाइट वर्किंग पसंद कर रही है, बट साइकिल, लाइफ साइकिल होता है ना, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा इस चीज का, ऐसे आर्टिकल आना शुरू हो गए, क्योंकि पहली बार नाइट कल्चर शुरू हुआ 24/7। हाँ वो पता है, वो पता है। सही होता है, गिलास सही होते हैं ना भाई, जरूर। तो याद आ गया, कह रहे हाँ तभी आया है ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम 24/7, क्योंकि आप तो क्या चाहिए होते हैं, बड़ा तो हो जा पहले, कह रहे मेरी बात कर रहे हो, शेट, मुझे तो क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, ये देखो जी, बस इसको शुरू करा दो बस, अब देखिए कितना एक्टिव है, देखिए देख, अभी सो रहा था भाई, भाई सो रहा था ना अभी सो रहा था, अब देख जैसे गिलास ग्लूस फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई ना, मैंने देखी। हाँ जी देखो जी, तो फिर मैंने देखा यादव, यस, ये हमारे ये हमारे ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट है, किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? ग्लोबलाइज वर्ल्ड का। आउटसोर्सिंग हुई यादव, मतलब जो चीजें पहले वो अपनी कंट्री के अंदर खुद करते थे, आज कहां करवा रहे हैं? इंडिया में। तो ये क्या हो रही है? आउटसोर्सिंग। क्या हो रही है? आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन ढंग से बैठ, आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज हम पहले यादव करते थे, आज वो एक्टिविटीज हम क्या बोल रहे हैं?
Outsourcing refers to contracting out some of its activities to a which were earlier performed by the organization. तो यादव पहले कौन परफॉर्म करता था? ऑर्गेनाइजेशन। आज वो एक्टिविटीज हम किसी और से, और सर यहाँ पे किसी और क्या है? इंडिया। पहले वो कंट्री करती थी, अपने एक्टिविटी खुद कर लेती थी, तो इंडिया से करवा रही है। एंड फॉर एग्जांपल मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू आउटसाइड एजेंसी ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। यादव आजकल पता क्या है, बहुत ईजी हो गया। आज इंडिया के अंदर बहुत सारी आउटसोर्सिंग शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल यादव मेरे पास फोन आया थोड़े दिन पहले, कहते सर हम ना एक कोई बैंक था वहां से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो। क्या सर आपके इंस्टीट्यूट में आप फीस के लिए बोलते हैं स्टूडेंट्स को? बोलना पड़ता है जी, कॉलर के किसी को मैसेज करते हैं। कह रहे सर आपको कुछ नहीं करना, आप ये काम के लिए हम कर देंगे। क्या भाई साहब रहने दो, ये बच्चे देते मान जाओ। कह रहे सर आपको क्या लेने देना, दिन बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में आएगा आपको फीस मिल, हम अपना ले लेंगे। मैंने इट्स ओके, मैंने ठीक है ओके। बोला नहीं, मैं सोच रहा हूँ। बस एक बात सुनिए यादव, सुनियो, जो काम पहले मैं, आज वो काम मेरे लिए और गारंटी भी दे रहा है, तो मुझे लगा कि ये तो बेस्ट है यार। अभी तो बोल रहा था यार, ये नहीं बोल रहा था अभी, शेयर दे रहा मुझे। तो इसका मतलब ये मेरे लिए काम इजी था मैं, पर ठीक है मेरे तो बहुत एफर्ट्स कम हो जाएंगे यार। ये इसका काम जो मैं पहले खुद करता था वो काम मैं किसी अब और से करा, दैट इज नोन एज आउटसोर्स। क्या बोलते हैं इसे? आउटसोर्स। तो आउटसोर्सिंग तो अब कंट्री होगी, मतलब कंट्री के अंदर भी एक बिजनेस भी अपने आसपास आउटसोर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल याद अब मैं अपने अकाउंट करने, आईटी फाइल करने, तो मैं सीए थोड़ी बन जाऊंगा। तो मैं सीए की सर्विस किसी से क्या कराऊंगी? आउटसोर्स। मेरी बात समझ आ गई तो यार? फोटो कॉपी मैं थोड़ी मशीन ले लूँ फोटो कॉपी की यार, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त फोटो कॉपी होती है, तो काम करते हैं ये फोटो कॉपी क्या ले लेते हैं। अरे पागल, फोटो कॉपी की मशीन से लेने से अच्छा मशीन छोड़ किसी को क्या कर दे, आउटसोर्स। बाहर से आते हैं जी, हम नहीं बनाते। तो आउटसोर्सिंग तो कंट्री के अंदर बहुत होना शुरू हो गई अब, सीख सीख के। सीखी कहां से? बाहर से जब आई थी यहाँ पर। जब बाहर के लोग यहाँ आ सकते तो हमारे लोग हमारे पास जा सकते क्या? आज ज्यादा डिजिटल मार्केटर हायर करने से अच्छा सर्विस आउटसोर्स कर ले। बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो कंपनी वहां पर है, उसने कंपनी दिल्ली के अंदर है, वो 10 कंपनीज का आउटसोर्सिंग का मार्केटिंग का काम करते हैं, जो कंपनी हैदराबाद में है, ऑनलाइन है, तो इतनी बड़ी बड़ी बन चुकी है कंपनी। तो साथ मैंने उनको बोला, मैंने एक काम करो ना, आप यहीं आ जाओ, यहाँ बैठो, ऑफिस बनाओ, यहाँ बैठो, यहाँ मेरा एक स्टाफ होगा जिसका नाम होगा डिजिटल मार्केटर, नहीं बैठो। कह रहे सर आपके यहाँ बैठे हम करेंगे क्या, हम अपने बैठ के 10 ग्राम बिजनेस। तो मुझे भी लगा मैंने किसी को हायर करूंगा, तो सैलरी दूंगा, फिर कभी ऑफ करेगा, मतलब 50,000 तो सैलरी उसकी। यहाँ पे पता क्या है, 8,000 रुपये दो, आउटसोर्स सर्विस जो तो चाहिए ना वो बना के दे देंगे। देखो हाँ वो आएंगे नहीं, तेरा परमानेंट बैठेंगे नहीं यहाँ पे। तो आजकल तो आउटसोर्सिंग का जमाना है भाई। आज लोग जो नॉन कोर एक्टिविटी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अब ज्यादा ये हो, मैं आज क्या बोल रहा हूँ क्लास के अंदर, मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा कोई और पढ़ाएगा, ये आउटसोर्स नहीं हो सकता यादव, क्योंकि ये मेरी कोर एक्टिविटी है। हमेशा शौकीन हमारे पास जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, कौन सी है समृद्धि, जो हमारे पास कौन सी एक्टिविटी होती है नॉन कोर, कौन सी होती है? सिर्फ नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स हो सकती हैं, एक्टिविटीज कभी भी आउटसोर्स नहीं हो सकती। इतनी बात समृद्धि खत्म कर। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ द circus. It has intensified in recent times because of the growth of the fast modes of communication, particularly known as IT. मार्केटिंग कंपनी कहां पर है? दिल्ली में। वो किन लोगों की मार्केटिंग कर रही है? जो कंपनी है हैदराबाद में। अरे क्योंकि काम किसका? आईटी का। किसका? और जब क्या हुआ है स्ट्रॉन्ग, तब से आउटसोर्सिंग और इजी हो गई। जल्दी कटो यहाँ पे। तब से आउटसोर्सिंग क्या होगी जी? इजी। क्या होगी? तो इट इज द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक, टेक्स्ट, visual data in respect of these services is and transmitted in the real of the continents and the national। एक सेकंड से पहले इंफॉर्मेशन लेना, बात कर, ये कितना ही क्या हो चुका है? इजी। तो इस आईटी सेक्टर की वजह से आउटसोर्सिंग क्या हो चुकी है जी? इजी। तो हमारे पास कंट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आउटसोर्स होता है। किन किन चीजों में सर? कॉल सेंटर्स में, रिकॉर्ड कीपिंग में। रिकॉर्ड कीपिंग देखिए, कंपनी यहां पर है, रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में रख रही है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली के अंदर ना बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो आगे हमारी पूरी कंपनी चली जाएगी, तो कम से कम रिकॉर्ड तो होना चाहिए। याद रखना इंसान से ज्यादा
क्या है? डेटा। हर एक चीज रिवाइव हो सकती है, हर एक चीज ठीक हो सकती है, आपके पास क्या हो जी? डेटा। क्या हो जी? तो कह रहे सुन, काम करते ही बट अपने ही अकाउंट्स का डेटा जो मेंटेन करते हैं वो किसी और कंट्री में करते हैं, उनके लिए वो कोई और करता है। तो भाई आउटसोर्सिंग किस चीज में होती है? बीपी में। किस में होती है? रिकॉर्ड कीपिंग में। अकाउंटेंसी के लिए क्या होती है जी? बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विस क्या हुआ? मैं, मेरा अकाउंट कहां पर है? आंध्रा बैंक में। पेपर रोज बनाया जाता है, सर आपसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, पर वो आंध्रा बैंक से है ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की सर्विस भी उन्होंने क्या करी? आउटसोर्स। फिल्म एडिटिंग, फिल्म बना तो रहा है, एडिट कोई और कर रहा है, क्या हो गया ये? आउटसोर्स। तो इन सब चीजों से, इन सब चीजों में हमारी कंट्री के अंदर यादव क्या होता है? आउटसोर्सिंग। और यादव इंडिया पूरे मोस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। किस चीज का जी? आउटसोर्सिंग। जस्ट बिकॉज दो रीजन है। फर्स्ट, यहां पे लेबर बहुत, और सेकंड, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लीनियंट है एज कंपेयर टू दी अदर्स गवर्नमेंट रूल। करप्शन। यस, यस, मैं ये बात बोल सकता हूं कि इंडिया क्या है? फेवरेट डेस्टिनेशन। किस चीज का जी? हाँ, यस, किस चीज का? तो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट था आउटसोर्सिंग। क्या आया? और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में पार्ट आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने क्या किया? साइन। क्या किया? एक एग्रीमेंट। क्या साइन किया? एक एग्रीमेंट। क्या साइन किया? एक। और उस एग्रीमेंट का नाम गैट। क्या नाम है? तो गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट बन गए थे ना, तो हमको एक एग्रीमेंट क्या करना पड़ा? साइन। कि अब हम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, हम इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग इंपोर्ट भी कराएंगे और हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो किस कंट्री के साथ कैसा इंपोर्ट और कैसा एक्सपोर्ट होगा, हम करेंगे क्या? साइन। और जहां साइन करा उस पर नाम क्या था? जिसका नाम मात्र 23 कंट्री से साइन किया। इसी गैट, इसी एग्रीमेंट का नाम चेंज कर WTO कर दिया गया। क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? जिसके अंदर आज 163 और 164 कंट्रीज। शुरू कैसे हुआ था? मतलब एक बात नॉर्मल समझ ले, सुन कदम, एक बात नॉर्मल समझ ले। एक पेपर है, उस पे 164 कंट्रीज ने लिखा हुआ है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे, क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगे, और जो लिखा इस पे साइन किए हैं वो बात आपको माननी पड़ेगी। 23 कंट्रीज के साथ स्टार्ट होकर 164 या 3 कंट्रीज हैं जो कि किसका पार्ट है जी? WTO का। तभी इसका नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? बट WTO से पहले क्या आया था? क्या आया था? दैट इज जनरल एग्रीमेंट्स ऑन। और यही गैट के WTO के कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। दैट्स इट। ये है जी चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG। बट हाँ जी, लिबरलाइजेशन बड़ा, प्राइवेटाइजेशन बड़ा, और फिर इसको क्रिटिसाइज भी करोगे नहीं करोगे? ये रहा जी, एन अप्रेजल ऑफ LPG। सर अप्रेजल करो किसका जी? LPG। सर बताओ मुझे, इस लिबरलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, और सर इन तीनों की वजह से इकोनॉमी पे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आया और क्या क्या? क्लियर? हाँ जी क्लियर। आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1, आप लोगों के पास